नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज बात मूंग की खेती की। वही मूंग जिसकी दाल पकाइए, स्प्राउट्स खाइए, पकौड़े या फिर चिल्ला, हर स्वाद में लाजवाब और पौष्टिकता में भी बेमिसाल। लेकिन बात जब इसकी खेती की हो तो भारत में इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। प्रोटीन से भरपूर मूंग की दाल की हमारे देश में अच्छी खासी खपत है और इसकी खेती हर तरीके से फायदे का सौदा है। न केवल इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है बल्कि मूंग की मांग भी बेहतर है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, दालें हमारे भोजन को न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती हैं बल्कि इनके नाना प्रकार के उपयोग है। बहुत सारे पकवान बनते हैं और आजकल दालों की बाजार में मांग बढ़ती जा रही है, बड़े अच्छे भाव मिलते हैं। दलहनी फसलों में मूंग का प्रमुख स्थान है। इसकी दाल जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है और पौष्टिकता के आधार पर ये सबसे अच्छी मानी जाती है। हमारे देश में दलहन की काफी कमी है और इसीलिए आप मूंग की खेती से दलहन की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही कम अवधि की फसल होने के कारण आप 2 फसल चक्रों के बीच में मूंग की खेती से फायदा भी कमा सकते हैं। दालों की जो खेती है उसके करने के लिए विशेष ध्यान देना है कि हमें इस प्रकार के खेत का चुनाव करना है जिसमें जल निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था हो। और साथ साथ में जब हम दालों की बात करते हैं तो मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तो किसी भी फसल चक्कर में आप मूंग को उगा सकते हैं क्योंकि ये जो 55 दिन से लेकर 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंग की खेती 2 बार की जा सकती है, गर्मी के मौसम में भी की जा सकती है और जो दूसरी खेती होती है वो इसकी होती है बरसात के मौसम यानी कि खरीफ के मौसम में। वैसे तो मूंग की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप अपनी जलवायु के हिसाब से खेत का चुनाव कर पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा देकर मूंग की खेती के लिए अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। मूंग के बोने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो दोमट होती है। दोमट मिट्टी जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है और इसके लिए जो है आवश्यक है कि एक सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई हम कर लें और गहरी जुताई करने के बाद फिर हम जो है वो 2 या 3 जुताई देसी हल से करें और हर एक जुताई के बाद पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें। जहाँ पर मिट्टी पलटने वाला हल और देसी हल नहीं है वहाँ पर पहली जुताई ट्रैक्टर के द्वारा हैरों से करें और उसके पश्चात कल्टीवेटर से 2 या 3 जुताइयाँ कर लें और हर जुताई के बाद पाटा लगाएं। खेत की तैयारी के बाद बारी आती है बीजों की प्रजातियों के चुनाव की। गर्मी के मौसम के लिए खास किस्में हैं जिन्हें आप अपने क्षेत्र और जलवायु को ध्यान में रखकर चुनाव कर सकते हैं। जो अगर आप गर्मी के मौसम में खेती कर रहे हैं तो आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाएं। इनमें खास जो किस्में हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण किस्म है वो है पूसा 9351। इनके पूसा 9351 ये एक ऐसी किस्म है जो 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये 1 एकड़ से लगभग आपको 10 से 12 क्विंटल इसमें पैदावार मिल जाती है। और ये जो किस्म है ये गेहूं और धान के बीच में बहुत अच्छी तरह आप इसको उगा सकते हैं और उसके बाद में धान की फसल भी ले सकते हैं। जो दूसरी खास किस्म है वह है पूसा विशाल। ये पूसा संस्थान से निकाली गई है और यह किस्म पकने में 60 से 65 दिन का समय लेती है। इसके दाने मोटे हैं, आकर्षक हैं और पैदावार क्षमता इसकी पहली वाली किस्म से कुछ ज़्यादा है और कुछ किसान भाई इसको बड़े आसानी से 12 से 14 क्विंटल इसकी पैदावार ले सकते हैं गर्मी के मौसम में। जो तीसरी खास किस्म है वो है SML 668। यह किस्म लुधियाना से निकाली गई है। यह भी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दाने मोटे हैं, फली भी लंबी आती है और अगर आपके पास में ज़्यादा समय है तो इसकी फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। इसकी जो भी पैदावार है वो भी 12 से 14 क्विंटल मिल जाती है और बड़े आसानी से अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा कुछ ऐसी किस्में हैं जो हम खरीफ के मौसम में भी कर सकते हैं और उन किस्मों की अगर बात करते हैं
उसमें आती है मालवीय जल कल्याणी। ये एक ऐसी किस्म है जिसको आसाम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में लगा सकते हैं। इसके बाद एक किस्म है वह है BTM 37 नंबर, और ये किस्म भी बहुत अच्छी पैदावार देती है। ये इसमें रोगरोधी क्षमता भी है, कीड़े भी कम लगते हैं, बीमारियां भी कम आती हैं और पैदावार भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी किस्में हैं, PDM 137 नंबर किस्म है, और ये जो किस्म है कानपुर से निकाली गई है। इसकी पैदावार क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। इसको गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं, खरीफ के मौसम में भी ले सकते हैं, तो ये भी अच्छी पैदावार देती है। कुछ ऐसी किस्में हैं जो सत्या 1-3, ये भी 14 से 16 क्विंटल पैदावार देती है, बड़ी अच्छी किस्म है और बड़ी अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ में किस्म है MH 3-15, ये किस्म भी अच्छी पैदावार देती है। तो ये मूंग की ऐसी किस्में जो अधिक पैदावार देने वाली है। बीज की किस्म ही नहीं, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही बीज को उपचारित करने वाला रसायन भी सही मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रति हेक्टेयर अच्छी उपज आपको मिल सके। 15 से लेकर के 18 किलोग्राम बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए चुनाव करते हैं। अब जो हमने बीज की मात्रा ले ली है, उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे फफूंदी जनित रोग हैं या विषाणु जनित रोग हैं, उनके उपचार के लिए जो है हम रसायनों का प्रयोग करें। उसमें थीरम, कैप्टान, वावस्टीन, इनमें से कोई भी एक रसायन को हम ले सकते हैं। यदि हमने थीरम लिया है तो हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, अगर हमने कैप्टान लिया है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और यदि पावस्टीन लिया है तो 1.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है हम इसको उपचारित करेंगे। उपचारित करने के लिए पहले बीज पर जो है हल्का सा पानी का छींटा लगा लेते हैं और उसके बाद उस पर दवा डालते रहते हैं। तो इस तरीके से दवा डालने से जो है वो जो रसायन है उस पर बीज पर चिपक जाता है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मूंग की खेती में खाद और पानी से जुड़ी हुई बात। एक छोटा सा ब्रेक। पहला टीका है राइजोबियम कल्चर का, यानी कि राइजोबियम टीका लगाएंगे। राइजोबियम का जो टीका लगाएंगे वो फसल के नाम से लिया जाता है। खेत में दी गई संस्तुति के आधार पर हमको जो है उर्वरकों को खेत में मिलाना है। अगर 22 के बाद बुआई नहीं कर रहे हैं तो खेत में एक सिंचाई करने के बाद, पलेवा देने के बाद ही बुआई करें, जिससे कि पूरा बीज जम के आ जाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात मूंग की खेती में खाद की। अगर किसी कारण से आप बुआई के समय खाद नहीं दे पाए हैं तो बीज को उपचारित कर लगाएं। साथ ही उपचारण की प्रक्रिया का पालन अच्छी तरीके से करें। इससे आपके पौधे की सहन क्षमता बढ़ेगी और पैदावार भी आपको ज्यादा मिलेगी। जो किसान भाई अगर बुआई के समय खाद नहीं दे पाते हैं तो चिंता ना करें, वो अपने बीज को उपचारित करके लगाएं। और बीज का उपचार 2 तरह से करना है। पहला उपचार करना है फफूंदीनाशक दवा से, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी फसल जम के आए, बीज में किसी प्रकार के फफूंद का प्रकोप ना हो और फसल को प्रभावित ना करे। उसके बाद बारी आती है जीवाणु खाद की। ये जीवाणु खाद जो है, कुछ इस किस्म के टीके हमने बनाए हैं जिनके प्रयोग से हमें रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना पड़ता है और न केवल फसल को खाद मिल जाता है, बल्कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं ये मिट्टी को उपजाऊ भी बना देती हैं, जिससे अगली फसल में भी काम आता है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि 2 टीकों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। पहला टीका है राइजोबियम कल्चर का, यानी कि राइजोबियम टीका लगाएंगे। राइजोबियम का जो टीका लगाएंगे वो फसल के नाम से लिया जाता है, क्योंकि हर फसल के लिए राइजोबियम का टीका अलग होता है। जब आप मूंग में ले रहे हैं तो आप उसमें बोलेंगे मूंग के लिए राइजोबियम का टीका चाहिए। दूसरा जो आपको टीका लगाना है वो लगाना है PSB, इनके फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। ये दोनों टीके आजकल तरल अवस्था में मिलते हैं और पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। अगर तरल अवस्था में आप ले रहे हैं तो 1 एकड़ के बीज में एक बोतल, और एक बोतल में लगभग 50 से 100 ml होता है, तो उसको एक एकड़ के बीज को उपचारित कर सकते हैं। और पूरे लिक्विड को पूरे बीज में इस प्रकार से डालना है कि पूरे बीज में एक छोटी सी लेयर बन जाए। और ये लेयर बनने के बाद इस बीज को आपको छाया में सुखाना है। और जो किसान भाई पाउडर फॉर्म में अगर टीका ले पाते हैं तो पाउडर फॉर्म में अगर टीके का प्रयोग करना है तो उसके लिए विशेष बात का ध्यान रखना है। लगभग आधा लीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ लें और इसको अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद इसमें राइजोबियम का टीका भी और PSB का टीका भी, दोनों टीकों को घोल में अच्छी तरह मिला लें। अब इस घोल को 1 एकड़ के बीज के ऊपर डालें
और पूरे बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जिससे सारे के सारे दाने उन पे एक लेयर सी बन जाए। और लेयर बनने के बाद में वो जो लेयर है वो पूरे बीज पे आ जाएगी। अब इस बीज को आपको छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद जब ये बीज सूख गया है तो आप इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। और बुआई का जो सही तरीका है, लाइन में बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट यानी कि 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और बीज से बीज की जो दूरी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर काफ़ी रहती है। तो इसकी अगर आप बुआई करते हैं तो आपका बड़ा अच्छा उगेगा। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही खेत से अनावश्यक खरपतवार जरूर बाहर कर दें ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। या तो आप बारिश के बाद बुआई कर रहे हैं, अगर बारिश के बाद बुआई नहीं कर रहे हैं तो खेत में एक सिंचाई करने के बाद, पलेवा देने के बाद ही बुआई करें, जिससे कि पूरा बीज जम के आ जाए। और जमने के बाद इन फसल को बार बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फसल को उगने दें। और इसमें खरपतवार की जरूरत पड़ती है कि खरपतवार का प्रबंधन अवश्य करें, क्योंकि खरपतवार जो है न केवल पानी का नुकसान करते हैं बल्कि खेत से पोषक तत्व लेकर भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और खरपतवार निकालने का सबसे सही समय है जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए, 1 महीने की हो जाए। उस समय उसमें एक निराई गुड़ाई अगर आप कर देते हैं तो 2 फायदे होते हैं। एक तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी फसल को हवा के संचार से उनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। और जितना जड़ों का विकास अच्छा होगा उतना ही पौधे का विकास अच्छा होगा, और पौधे के विकास के साथ साथ में हमारा उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। खेत में पोषक तत्वों की जानकारी के लिए मिट्टी की जांच कराएं, लेकिन किसी कारणवश अगर मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो भी देसी खाद को ही प्राथमिकता दें। इससे आपका उत्पादन अधिक होगा और मूंग की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। उन्नत किस्मों से भी अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत जरूरी है कि पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व मिले। जब पोषक तत्वों की बारी आती है तो सबसे जरूरी है कि किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और जांच के अनुसार ही खाद का प्रयोग करें। अगर आपने जांच नहीं करवाई है तो भी आप जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें जीवाणु टीका अवश्य लगाएं। और इसमें जो खाद की मात्रा है वो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस दे सकते हैं। और ये जो टोटल खाद की मात्रा है ये केवल बुआई के समय देनी है। खेत में दी गई संस्तुति के आधार पर हमको जो है उर्वरकों को खेत में मिलाना है। तो जो हमारा 15 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास की जो संस्तुति दी गई है, इसको खेत में अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मूंग की फसल है इसमें फास्फेट को देने के लिए जो है सिंगल सुपर फास्फेट से जो है इसको इस्तेमाल करें। सिंगल सुपर फास्फेट देना आवश्यक है। यदि हम किन्हीं कारणवश अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दे पाते हैं तो हम DAP के साथ 2 क्विंटल जिप्सम का प्रयोग करें, ताकि हमारी जो है वो उसकी गंधक की जो मात्रा है वो पूरी हो जाए। आप जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती हैं इनमें वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको एकत्र करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी दलहनी फसल को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों में जो है छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं। ये दाने जो हैं वो इसी में बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसके लिए जो है ये नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, इसलिए फास्फेट जो है वो देना आवश्यक है। मूंग कम समय की फसल है और बहुत तेजी से तैयार होती है, इसीलिए गर्मी में बोई जाने वाली मूंग के लिए पानी का बेहतर प्रबंधन होना एक बड़ी आवश्यकता होती है। जब पानी की बात आती है खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, तो कम से कम 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है गर्मी की मूंग के लिए। पहला पानी देना है जब हमारी फसल 1 महीने के आसपास हो। दूसरा पानी देना है 45 दिन के आसपास, जिसमें फसल में फूल आने शुरू हो जाएं, फली बननी शुरू हो जाए। तो ये सही अवस्था है जिसमें अगर आप पानी देते हैं तो इससे न केवल फली अच्छी बनेगी बल्कि दाने का भी अच्छा विकास होगा। और दाने के विकास के साथ साथ में अगर आपको मूंग की कटाई एक साथ करते हैं तो कटाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो तुड़ाई करेंगे। अगर तुड़ाई करते हैं तो एक बार तुड़ाई करने के बाद जब दोबारा भी उसमें फली आ जाती है, तीसरी बार भी फली आ जाती है, तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहली बार फली है वो मोटी होगी, दूसरी बार फली फिर मध्यम आकार की होगी, और तीसरी बार फली काफ़ी छोटी हो जाएगी। और 3 बार फली तोड़ने के बाद अगर आप इस फसल को खेत में जुताई कर देते हैं तो ये आपका हरी खाद का भी काम करता है। तो एक तो आपको अच्छा उत्पादन मिल गया, साथ साथ में खेत उपजाऊ हो गया, मिट्टी अच्छी होगी, हरी खाद मिल गई, तो अगली फसल भी अच्छी आती है।
तो ये तो हुई पानी के प्रबंधन की बात, लेकिन मूंग की खेती में और भी कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये भी आवश्यक है कि दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करना ना भूलें। जो दालों की खेती करते हैं इनसे हमें दोहरा लाभ मिलता है। एक तो हमें दालों का उत्पादन मिलता है, दूसरा हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि ये हमने जब बीज को उपचारित किया है तो उपचारित करने के बाद बोते समय तेज धूप नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मूंग की खेती में कई छोटी छोटी सावधानियां बरतनी होती हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे बुवाई का समय, लाइन से लाइन की दूरी, बीज की गहराई इत्यादि। अगर बुआई के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल की पैदावार पर अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखें कि ये हमने जब बीज को उपचारित किया है तो उपचारित करने के बाद बोते समय तेज धूप नहीं होनी चाहिए। या तो हम सुबह ही इसको बो दें या फिर शाम को हम बोएं। इससे जो है इसका जो है बैक्टीरिया पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लाइन जो हम कूड़ में इसको बोएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और उसमें जो है हम इस बीज को डाल दें। इसकी जो बीज के डालने की गहराई है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से जो हम खेत में अगर हम अपना बीज बोते हैं और अच्छी तरीके से खाद और सब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी अधिकतम उपज होगी। यही नहीं, दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर का जरूर इस्तेमाल करें और सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करें। ये भी आवश्यक है कि दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो इसके लिए जो बहुत आवश्यक है कि 200 ग्राम का जो राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट होता है वो 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसका जब हम बीज का उपचार कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं। तो उसके लिए जो है आधा लीटर पानी में थोड़ा सा पहले हम गुड़ घोल लेते हैं और उसके बाद इसमें जो है वो राइजोबियम कल्चर का जो 200 ग्राम का पैकेट है उसको इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद ये बिल्कुल जो है वो घोल तैयार हो जाता है, गाढ़ा घोल। इसको बीज के ऊपर डालते रहते हैं और बीज चलाते रहते हैं तो ये बीज के ऊपर कोटेड हो जाता है। उसके बाद पीएसवी का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। पीएसवी जो है वो मृदा में जो आपका फास्फेट अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ है इसको जो है वो ये बैक्टीरिया जो है घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। मूंग की खेती हर मायने में फायदेमंद है। इससे न केवल आर्थिक तौर पर अच्छा लाभ मिलता है बल्कि इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का विकास भी होता है जो अगली फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। ये जो दालों की खेती करते हैं इनसे हमें दोहरा लाभ मिलता है। एक तो हमें दालों का उत्पादन मिलता है, दूसरा हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और मूंग एक ऐसी फसल है जो गेहूं और धान के फसल चक्र में बहुत अच्छी तरह बैठती है कि गेहूं की कटाई करने के बाद अगर आप मूंग की खेती करते हैं तो धान से लगाने से पहले ये फसल मिल जाती है और इस फसल चक्कर में इससे उत्पादन दोनों फसलों का बढ़ता है, गेहूं का भी और धान का भी, क्योंकि खेत को उपजाऊ बनाती है और इसके साथ साथ में हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई मूंग की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे और ज़्यादा लाभ कमाएंगे, क्योंकि हमारे देश को दालों की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे देश में किसान जिस मेहनत और लगन के साथ खेती करते हैं उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। खासकर छोटी जोत के किसानों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत के दम पर जो चमत्कार कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। अब जरूरत है नई तकनीक और नई सोच के साथ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने की। पूरे विश्व का अगर रिकॉर्ड देखें तो ये हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे छोटे किसान हैं वही पूरे विश्व में हमारे लिए फूड पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। एक मैं बिल्कुल साइंस की बात बताऊं, हालांकि लोग कहते हैं सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में तो छोटे किसानों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है बड़े किसानों से। अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें यह था कि अगर रसिया के सारे एग्रीकल्चर फार्म में उतनी प्रोडक्टिविटी हो जाए जितनी छोटे फार्म में है तो 6 गुना उनका टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। केन्या में कह रहे हैं कि 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि
किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हारना है। उस छोटे से ज़मीन पर ही हम लोगों ने उतना प्रोड्यूस करना है ताकि हम आपका पेट भर सकें। ये हमारा मैसेज है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर, ये हमारा आगे का नारा होगा। इनपुट बेस्ड एग्रीकल्चर या इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर का टाइम निकल गया है। अब नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर, साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर का टाइम आ गया है। 2 हेक्टेयर में, 3 हेक्टेयर में भी अगर हम साइंस के साथ, नॉलेज के साथ खेती बाड़ी करें, पशुपालन करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने किसानों की फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं। तो मूंग की खेती से जुड़ी जानकारियों में आज केवल इतना ही। चलते चलते हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपनी बात या सुझाव हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।